नमस्ते, वणक्कम। आप सबको नमस्कार। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं
इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्टा जी को भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता ही रहता था। उनकी बनाई कलाकृति गरुड़ विष्णु केनकाना का कोई शायद हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो उसकी प्रशंसा न करता हो। ऐसे ही इंडोनेशिया के वायन दिव्या और आगोस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से बड़े मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगोस इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे और आज यहां मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है,
ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। जब मैं पिछली बार जाकार्ता में आया था, इंडोनेशिया के लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैंने उसे करीब से देखा था, महसूस किया था। इतना मान, सम्मान, प्यार, स्नेह, अपनापन, क्या कुछ नहीं था। और मुझे याद है, राष्ट्रपति जोको विडोडो जी के साथ पतंग उड़ाने में मुझे जो मजा आया था, हम दोनों पतंग उड़ाने चले गए थे, वो अद्भुत था। और मेरी तो गुजरात में संक्रांति पर पतंग उड़ाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है। और मुझे पता है, यहां इंडोनेशिया में भी संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाई जाती है। यहां पास में, और ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था और तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। साथियों, जीवन के पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा कितना कुछ है जिससे भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है। सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है
और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है, तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे, और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करें, ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदिर और गरुड़ विष्णु केनकाना की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है, लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है।
आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है।
कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है। हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है, और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है, तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ, इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए, और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद, ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज, हिंदू इंडोनेशिया, इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि
कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहाँ की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है, भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इंडोनेशिया जैसे हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के लिए हम विशेष रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसी तरह आज भारत अंतरिक्ष में, स्पेस के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसका लाभ साउथ एशियन देशों को विशेष रूप से मिल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को यह कार्यक्रम होता है। इस बार ये आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर 1 रहता है। और इसलिए आप इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए, अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना। कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। मुझे विश्वास है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में आपका सहयोग और सक्रिय योगदान निरंतर बना रहेगा। आप सब पूरी मेहनत से आपकी इस कर्मभूमि के कल्याण के लिए, आपकी इस कर्मभूमि में जितना ज्यादा योगदान दे सके देते ही रहेंगे। ये भारत के संस्कार है और देने भी चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं देख रहा हूं हमारे बोहरा समाज के बहुत साथी यहां आए हैं।
और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के साथ मेरा बड़ा निकट संबंध रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई मिले या न मिले, मेरे बोहरा परिवार के लोग तो आएंगे ही। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, समय निकाल करके आए और उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में बाली यात्रा में जितना उमंग है, उतना ही उमंग यहां नजर आ रहा है मुझे। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साथियों।